अगस्त 2020 के इस वीडियो लेक्चर में सांख्यिकी के द्वादश के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं स्तूप चित्र, पिरामिड डायग्राम। देखिए, स्तूप आपने देखा ही होगा। स्तूप जैसी आकृति होने के कारण इस चित्र को हम स्तूप चित्र बोलते हैं। चित्र में आधार रेखा को बीच में उदग्र रूप में बनाते हैं और उसके दोनों ओर क्षैतिज दंडों को एक दूसरे से सटाकर बनाते हैं। जनसंख्या, स्त्री पुरुषों की आयु, शिक्षा से संबंधित आंकड़े इस चित्र के माध्यम से सफलतापूर्वक दिखाए जा सकते हैं। ये चित्र दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 से आप समझ लीजिए कि ये दरअसल क्या चीज़ है और कैसे बनता है। सबसे पहले उदाहरण को हम जानें और उसके बाद में हम फिर इसके सलूशन पे जाएंगे। उदाहरण में हमें एक तरफ आयु वर्ग दिया गया है 20 से कम, यानी 20 से कम का मतलब आप समझ लीजिए, 20 से कम का मतलब यहाँ पर 0 से 20 होता है। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से ऊपर का मतलब, चूँकि 20-20 का अंतराल चल रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 80 से 100 होगा। ठीक है। रेयर एक आध ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो 100 के ऊपर के हों, तो इसीलिए इस तरह की जो आयु वर्ग बनता है उसमें 80 से 100 भी रखा जाता है। अब 20 से कम में कोई ऐसा भी हो सकता है जो 20 से 1 वर्ष से कम की आयु का हो। अब आप कहेंगे कि कैसे, 0 से भी दिया गया है तो हाँ ये तो तय है, लेकिन अब 0 से भी कम का हो सकता है क्या? तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आयु वर्ग दिया गया है, फिर 20 से कम आयु वर्ग के पुरुषों की संख्या 10,000 है, जिसमें से साक्षर पुरुष केवल 1,000 हैं। इसी आयु वर्ग के 0 से 20 आयु वर्ग की महिलाएं कुल हैं 9,600 और उसमें से साक्षर महिलाएं हैं 1,500। फिर अलग अलग आयु वर्ग के पुरुषों की संख्या और उनमें से साक्षर पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और उनमें से साक्षर महिलाओं की संख्या, ऐसे करके अलग अलग आयु वर्ग के ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको अगर जनसंख्या स्तूप बनाना है तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। ये यहाँ पे है स्तूप चित्र। ठीक, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने नीचे इस तरह से इसे बनाया है कि यहाँ 0 ये जो दिख रहा है आपको, मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनेगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो ही इसे समझ सकेंगे, बनाना तभी समझ पाएंगे, दिखने में तो समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है यहाँ से यहाँ तक। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये एक लाइन खींचनी है स्केल से, इसके बीच में आप 0 लिखेंगे और फिर उसके बाद में हज़ारों में ये लिखा जा रहा है 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। अधिकतम 10,000 है लेकिन हमने 12 तक ले लिया। इधर अधिकतम 10,000 है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 करके ले लेते हैं। इतना करा जा सकता है क्या? मैंने क्या बताया, एक लाइन खींचेंगे, बीच में 0 लिखेंगे, इस तरफ पुरुष हज़ारों में दिए गए हैं, ठीक है, इधर महिलाएं हज़ारों में दी गई हैं, ठीक है ना। और ऊपर की साइड में आपने देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपकी ये ग्राफ पेपर है तो ये लाइनें होंगी, है ना। तो एक एक लाइन आप लेते चले जाइए, एक एक लाइन ये जो होगी इन्हीं के पैरेलल आप यहाँ पे ग्रुप लिख लेंगे। 20 से कम, 20 से 40, 40 से 60, ऐसे करके ग्रुप ले लेंगे। एक लाइन एक ग्रुप की ले ली जाएगी। अब आप देखिए कि 20 से कम में पुरुषों की संख्या 10,000 है, तो क्या किया गया है मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ से अगर आप चलना शुरू करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक है, तो आप सबसे पहले 20 से कम में 10 तक का यहाँ का ये ले लेंगे और ये लाइन इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि 1,000 पुरुष हैं, तो आपने यहाँ से यहाँ तक आपने 1,000 पुरुष ये ले लिए। अब ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये 10 और 8 के बीच में तो 2,000 हो जाएंगे, तो आपको 1,000 ना लेकर के, ये पूरा ना लेकर के, ये केवल इतना लेना होगा 1,000 10 से 9 के बीच में, और इसको आप काला कर लेंगे, या काला क्या की जगह मैं यहाँ पे ये पिंक किए दे रहा हूँ। ये पूरा 10 से 8 के बीच में तो 2,000 हो जाएंगे। यहाँ पुरुषों की संख्या केवल कितनी, साक्षर पुरुष केवल 1,000 है,
0 से 10 के बीच में यहाँ पर 10,000 होता है, और 9 और 10 के बीच में 1,000 का जो डिफरेंस है वो यहाँ से लेकर के इतना इसको काला कर लिया। ये पूरा 10 से 8 के बीच में ना करके 10 से 9 के बीच में करेंगे। कोई समस्या? फिर 9,600 अगर इधर आपको लेना हो तो आप 0, 10, 8 के बाद 9 पर पहुँचेंगे और 10 पे पूरा नहीं जाएंगे। 9,600 के लिए आप जो है थोड़ा सा कम लेंगे इसे। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये यहाँ 8 हो और यहाँ 10 हो तो आप 9 यहाँ होगा कहीं, 5 यहाँ कहीं होगा, तो थोड़ा सा इधर बढ़ा करके आप यहाँ से आप इसे लेंगे और 9,600 ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 से बनेगा। अब इसमें भी महिलाओं की संख्या चूँकि 1500 है तो ये 9,600 है ना, यहाँ 9,600 है, तो उसमें से अगर आप देखें लास्ट के 1500 आपको लेने पड़ेंगे। तो 9,600 का मतलब है कि अगर आप 9,000 से देखें तो ये 1,600 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इसमें मिनी पॉइंट भी तो होते हैं 10। तो अगर आप देखिए कि 9,600 तक गया है तो 9 के बाद एक पॉइंट और अगर आप ले लेंगे और उसके बाद से आप इसको अगर काला कर लेंगे, ठीक है, इसको, तो ये साक्षर महिलाओं को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर लेता हूँ। चलिए देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये बनाना है, तो आपने जैसे ये लाइन खींची, ये यहाँ 0 था, फिर यहाँ हुआ 2, फिर हुआ 4, फिर हुआ 6, फिर हुआ 8 और फिर हुआ 10। तो आपको 9,600 बनाना था, तो 9 यहाँ कहीं होगा, 9,500 यहाँ होगा, 6 इसके थोड़ा सा बगल में होगा, तो आपने इतना लिया। ये कुल महिलाओं को प्रदर्शित करता है। अब ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कुल मिलाकर के है कितना, 9,600। लास्ट में साक्षर जो हैं वो दिए गए हैं कितने, 1,500। तो अगर आप 8 से यहाँ से लेते हैं, 8 से पूरा, तो 8 से 9,600 तक ये 1,600 हो जाएगा। तो इधर आप 8 से 9 के बीच में जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो 10 लाइनें खींची होंगी ऐसी, उसमें एक लाइन अगर आप छोड़ दें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एक लाइन छोड़ करके अगर आप देखेंगे, ये 8,100 से लेकर के 9,600 तक कितना समय होगा बताइए। ये कुल मिला के 1,500 ही तो होगा। इसको आप ब्लैक कर लीजिए, समझ गए, ये बात है। इस तरह से आपने कुल महिलाएं 9,600 यहाँ दिखा दी, ये यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें केवल यहाँ से यहाँ तक ये साक्षर महिलाएं हो गई कितनी, 1,500। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। इधर जो पुरुषों की संख्या थी वो पूरी 10,000 थी, जिसमें से लास्ट में 10 से 9 के बीच में आपने 1,000 ब्लैक कर दिए थे। ये पहला ग्रुप हो गया जो कि इसमें बेसिकली बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये यही किया गया है जो मैंने आपको अभी बताया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किया भी यही गया है। ये जो गड़बड़ हुआ है कि ये 10 और 8 का इन्होंने 2,000 लगभग ले लिया है, लेकिन देखिए लिखा 1,000, ये तो ये एक मिसप्रिंट है। इसमें 9 से 10 के बीच को लेंगे केवल, और इधर 1,500 लेना है तो 1,500 में 8 की एक पॉइंट छोड़ करके फिर लेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत बना है तो उसको सही कर लेंगे। फिर उसके बाद में जैसे है 40 से ये आपका है 40 से जो 20 से 40 है, इसमें 8,000 है, इसमें 1,000 पुरुष हैं। तो अब आप ऊपर क्या करेंगे, अब एक तो ये वाली तो बन चुकी थी, अब इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे 8 तक, ये एक बना लेंगे। इसमें से 1,000 हैं तो 8 से 6 के बीच में तो 2 हैं, तो इसमें आप केवल 1,000 लेंगे और ये इसे आप ब्लैक कर देंगे। महिलाओं की अगर स्थिति देखें तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाएं 20 से 40 में 7,500 थी, जिसमें से 2,000 महिलाएं थी साक्षर। तो अब आप ऊपर में यहाँ से जो लेंगे कालम, वो यहाँ से एक नीचे वाला तो बन चुका था, तो यहाँ से आप 7,500 के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, 7,500, 6 के बाद 7 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, तो 7,500 ये यहाँ तक बनना चाहिए, केवल यहाँ तक। और उसमें से भी क्योंकि 2,000 लेने हैं, तो आप इसमें 2,000 अगर लेंगे तो 5,500 से लेकर के और ये बाद तक का पूरा आप लेंगे। इस तरह से आप इसे बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से इसे बनाया गया है। फिर भी अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे हमसे, हम बताएंगे आपको। बात आती है द्विभिमा चित्रों की। तो इस प्रकार के जो रेखा चित्र होते हैं, इनमें पदों के मूल्य क्षेत्रफल में प्रदर्शित किए जाते हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इन चित्रों में लंबाई और चौड़ाई दोनों के द्वारा मूल्यों का चित्रण किया जाता है, यानी कि लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, दोनों को दिखाया जाएगा। चित्रों में चौड़ाई और मोटाई अलग अलग होती है, यह माप के अनुसार ही ली जाती है।
अतः ऐसे चित्रों में क्षेत्रफल या धरातल चित्र भी इन्हें हम कहते हैं। ऐसे चित्र 3 प्रकार के होते हैं। ये उन परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं जहाँ की महत्तम और न्यूनतम मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है, जहाँ पे दंड चित्र यानी कि बार डायग्राम बनाना संभव ना हो, वहाँ पर ये 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के हैं। एक तो वर्ग चित्र है, स्क्वायर डायग्राम, दूसरा वर्तुल चित्र यानी कि सर्कुलर डायग्राम, और तीसरा रेक्टेंगुलर डायग्राम। तो सबसे पहले हम वर्ग चित्र को जानते हैं। वर्ग चित्र क्या है, मैं आपको इसका थ्योरी बताऊंगा बाद में, पहले मैं इसका आपको न्यूमेरिकल बता दूं, आप आसानी से समझ जाएंगे बाद में थ्योरी इसके आधार पे। तो उदाहरण नंबर 8 एक यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 3 देशों की प्रति व्यक्ति आय दी गई है। अमेरिका, भारत और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय 6400, 3600 और 1600 है। अब आप देखिए, इसमें आपसे कहा गया है एक वर्ग चित्र द्वारा इसे प्रदर्शित कीजिए। तो आपने मान लिया 1 वर्ग सेंटी बराबर 1600 रुपये, ठीक। तो अगर 1 वर्ग सेंटी बराबर 1600 रुपये है तो इसको ज़रा सा समझना ज़रा कि हमने जो सूचनाएं हमें प्राप्त हैं वो देश हैं अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। इसमें प्रति व्यक्ति आय दी गई है, वो हमने लिख ली, मगर चूँकि हमें इसमें बनाना क्या है, वर्ग चित्र बनाना है, तो हमें इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा सभी का। तो 6400 का वर्गमूल निकाला, 80, 3600 का निकाला, 60 और 1600 का 40। ये सब वर्ग दिए गए थे बेसिकली, और इनकी के ये वर्गमूल हैं। तो वर्गमूल अगर हमें दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, जो सबसे कम वाला दिया गया है जैसे 40, हम 40 के आधार पे इन सभी की वर्ग सेंटीमीटर की भुजा निकाल लें। तो 40 को जब 40 से डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर आया। 60 को जब 40 से डिवाइड किया, सबसे छोटी वाली से डिवाइड करना है सारी भुजाओं को। बात समझ में आ रही? 60 को 40 से किया तो 1.5 सेंटीमीटर आया, और 80 को किया तो 2 सेंटीमीटर आया। अब बस आपको ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाने हैं, और उन्हें क्रमशः अमेरिका, भारत और पाकिस्तान जता देना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक रेक्टेंगुलर एरिया ले लिया, ये रेक्टेंगुलर एरिया ले लिया, और फिर आपने पहला एक वर्ग बना लिया 2 सेंटीमीटर का, और इसमें लिख दिया अमेरिका। फिर दूसरा आपने भारत का लिया 1.5 सेंटीमीटर का, ये आपने लिख दिया भारत, और फिर 1 सेंटीमीटर लिया पाकिस्तान, यहाँ लिख दिया। 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया गया। नीचे क्या लिखा गया? नीचे लिखा गया वर्ग चित्र। प्रति व्यक्ति आय रुपयों में दी गई है। पैमाना क्या है? 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1600 रुपये। अब आप कहेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1600 रुपये कैसे आया? तो ये 1600 कैसे आया ये जान लीजिए कि आपने 40 को 1 माना है, ये 40 को 1 ही तो माना है, और ये 40 है क्या? 40 तो केवल वर्गमूल है, किसका? 1600 का। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1600 के बराबर। मुझे लगता है कि शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं ज़रा वर्ग चित्र को। देखिए, जब दी हुई सामग्री में अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य से कहीं गुना अधिक हो तो वर्ग चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दंड चित्र उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार के दंड चित्र इसलिए और भी ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि एक दंड बहुत बड़ा बनेगा और दूसरा बहुत छोटा बनेगा। इनको कागज़ पर प्रदर्शित करना भी असुविधाजनक होगा, कठिन होगा। ऐसी स्थिति में जो पद दिए गए होते हैं उनके अंतरों को कम करने के लिए, जैसे ये 6400 है, ये 1600 है, अब अगर आप इसे मान के लिखें तो 1600 को आप प्रदर्शित करेंगे, कैसे करेंगे आप सोचिए ज़रा। अगर आप 10 या अगर 100 का भी अगर आप अंतर लेते हैं तो 16 कॉलम चाहिए, फिर 64 के लिए तो 64 कॉलम चाहिए, बड़ा कठिन हो जाएगा, है ना। 1,000 का लेंगे तो चलेगा नहीं, तो वो बार डायग्राम से नहीं बनाया जा सकता। तो हम इसे वर्ग चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। जब इनके हम वर्ग निकाल लेते हैं तो आप देखिए इनमें जो डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है। वर्गमूल निकाली हुई संख्याओं की कोई भी संख्या उभयनिष्ठ हो तो उसका सभी पदों में भाग दे देते हैं। अगर सन्निकट मान नहीं आता है तो सन्निकट मान लेकर के उन वर्गों की एक भुजा खींचकर उस पर वर्ग बना लेते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं, सन्निकट का मतलब होता है कि आप उनको राउंड अप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ज़रूरी नहीं, जैसे कि इस उदाहरण में हो गया कि सब बराबर बराबर कट गया। 1.5 आया था ना, तो वो तो खैर 1.5 कर लिया। कभी कभी पूरा नहीं आता तो आप उसे उसका आसपास का मूल्य जो होता है वो ले लेते हैं और उनके फिर वर्ग बना लेते हैं। जो क्षेत्रफल होते हैं उनको अवरोही या आरोही क्रम में ही रखा जाता है। जैसे जो सबसे बड़ा वाला है उसे पहले रख लीजिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो थोड़ा सा दिखने में ये अच्छा लगता है। ये था वर्ग चित्र। इसके बाद में फिर आता है वर्तुल चित्र, वृत्त चित्र।
ये और वर्ग चित्र में केवल एक ही अंतर है कि इसमें आप वर्ग की जगह वृत्त बनाते हो। समझना ज़रा, वर्तुल चित्र बनाने के लिए आपको दिए हुए पदों का वर्गमूल ही निकालना है। उन वर्गमूलों को किसी एक अभिष्ट संख्या से भाग दिया जाएगा, जैसे ऊपर दिया गया, और संख्या का जो निकटतम मान आएगा उतने उसको वृत्त की त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेंगे। जैसे ऊपर वाला जो उदाहरण था, अगर इसी में वृत्त चित्र बनाने को कहा जाए तो आप 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के 2 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर के क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आप जो है क्या करेंगे, वर्ग बना देंगे। ये हो गया अमेरिका। इसी तरह से 1.5 का बनाएंगे और वो हो जाएगा भारत। फिर 1 का बनाएंगे, 1 का ये क्या कहलाएगा, पाकिस्तान। बस इतनी सी बात है। यानी यहाँ वर्ग की जगह आप क्या बना देंगे, वृत्त। तो ये कहलाएगा वर्तुल चित्र या वृत्त चित्र। आयत चित्र, आयतों के क्षेत्रफल द्वारा भी राशियों की तुलना की जाती है, परंतु इनका उपयोग केवल उस समय होता है जब एक ही चित्र में 2 गुणों को प्रदर्शित करना हो। जैसे किसी की हाइट भी हो, यानी कि ऊंचाई भी हो, और वज़न भी दिया गया हो, तो उनको दर्शाने के लिए लंबाई से मान लिया वज़न आ गया और उससे ये आपकी हाइट आ गई। इस तरह से लंबाई से हाइट आ गई और वज़न आ गया ऊंचाई से। इस तरह से आप जब बनाते हैं तो इसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये आयत कहलाता है, इसको आयत चित्र कहा जाएगा। ये थे द्विविमा यानी कि 2 डायमेंशनल। उसके बाद में त्रिविमा भी आता है, 3 डायमेंशनल। जब राशियों के महत्तम और न्यूनतम मानों में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो उस समय आंकड़ों को त्रिविमा चित्र द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले संख्याओं का निकालते हैं घनमूल, फिर घनमूलों के अनुपात में भुजाएं लेकर उन पर घन बनाते हैं, और इन घनों का आयतन संख्याओं के अनुपात में ही होगा। इसे घन, बेलन तथा स्पेयर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण से इसे समझिए। 2 अधिकारी हैं, उनका मासिक वेतन क्रमशः 64,000 और 1,25,000 है। आपको इसे 3D चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप घनमूल निकालेंगे, फिर घनमूल ज्ञात करके घनों की भुजाएं ज्ञात करेंगे आप, और घन की भुजाएं इस प्रकार लेते हैं जो दोनों अधिकारियों का मासिक वेतन दर्शा सके। जैसे ए और बी की जो मासिक वेतन था वो क्या था, 64,000 और 1,25,000। इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो 40 और 50 आएगा। ठीक, अब 40 और 50 जब आया है तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में मापना चाहें तो आपने इसे 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर कर लिया है। ये कैसे किया है, जितना आपस में कट सकता है उतना काट लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने किया है। तो और ऐसा भी होता है कि आप उससे बना भी सकें, इतनी माप ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो बेहतर था कि अगर इसे 4 और 5 लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अगर एक एक इसका हटा दिया जाता, 4 और 5 लिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था। वो भी लिया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आपको तीसरे कदम में क्या करना होगा, वेतन दर्शाने के लिए 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर भुजाओं के घन बना लेते हैं। ये जो इन्होंने बनाया है ये घन जैसा बनाने की कोशिश की गई, हालांकि ये घन लग नहीं रहा है, तो ना लगे आप इसे घन के रूप में आप स्वयं बना लीजिए। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर लिया गया है तो घन बनाने के लिए आप जानते हैं ये थोड़ा सा, जितनी इसकी लंबाई है एक्चुअली ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए ये टेक्निकली गलत बना है। इसे सही बनाने के लिए आपको जितना ये लेंगे अपने स्केल में उतना ही ये लेंगे, तब ये घन ही लगेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर आपको केवल वर्ग ना बना करके उसमें बाकी की उतनी ही मात्रा लंबाई लेकर के आपको अन्य रेखाएं खींच करके घन बनाना है। घन कैसे बनेगा, जैसे अगर आपको 2.5 सेंटीमीटर का बनाना है तो ये 2.5 हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे भी 2.5 लीजिए, ये भी 2.5 लीजिए, ये भी 2.5 लीजिए, ये भी 2.5 लीजिए, ये भी 2.5 लीजिए, और आप पाएंगे कि अपने आप घन बन गया। तो ये घन बनता है। इसमें भी कोई बहुत नई बात नहीं है। अब आप जानते हैं इसमें 3 डायमेंशन है तो इसे 3 डायमेंशनल कहा जाता है। मानचित्र एक और चीज़ होती है, इसे भी सुन लीजिए। सांख्यिकी सामग्री को मानचित्रों द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। मानचित्रों में प्रायः जनसंख्या, वर्षा, उपज, तापमान, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। जनरली इसमें रंगों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि वो मानचित्र आसानी से समझ सकें। आप सभी लोगों ने मानचित्र देखे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की वर्षा कितनी होती है, यहाँ कितना तापमान रहता है, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक और आता है 5वां, पिक्टोग्राम, चित्रलेख। इसमें समंकों को उन चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें संख्या का उपयोग इकाई के रूप में करते हैं।
इस प्रकार के चित्र ज़्यादातर विज्ञापन वगैरह में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे ये खेल हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। विद्यार्थियों की संख्या एक विद्यालय में फुटबॉल खेलने वाले 200, हॉकी के 140, क्रिकेट के 100, कबड्डी और शतरंज के क्रमशः 80 और 20 हैं। तो शिक्षार्थियों की संख्या, आपने एक सिमली को, एक स्माइल को 20 शिक्षार्थी मान लिया। तो अब आप जानते हैं कि फुटबॉल में आपको 200 लिखने हैं, तो 20 गुणे 10 अगर कर दें तो 200 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दिया, तो ये 200 हो गया। 140 है तो 7 बना दीजिए, 100 है तो 5 बना दीजिए, 80 है तो 4 बना दीजिए, और केवल 20 है तो 1 बना दीजिए। अब चूँकि एक ही 20 था, इसीलिए आप इसमें जो ले सकते हैं अधिकतम वो 20 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। अगर आप 10 लेंगे तो यहाँ पर जहाँ पे आपने ये 10 बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप 10 शिक्षार्थी लें तो आपको ये 20 बनाने पड़ेंगे, जो कठिन हो जाएगा। समझ गए, इसीलिए 20 लिया गया है। तो ये हो गया आपका चित्र लेख, पिक्टोग्राम। दूसरा, एक नया गेंदबाज है, 5 टेस्ट सीरीज़ में उसके विकेट उसने जो लिए हैं वो, तो आप देख लीजिए ज़रा, सीरीज़ A B C D E में उसके आंकड़े दिए गए हैं, विकेटों की संख्या इन्होंने बताई है। अब इन्होंने क्या करा है कि एक जो बॉल है इस तरह की, इसको 4 विकेट मान लिया इन्होंने। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो आप समझिए कि 4 4 चौके 16, और ये मिला के इसको कितना माना जाएगा, 2 माना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे पूछा है कि सीरीज़ B में बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं, तो ज़रा बताइए। देखिए 4 4 8 4 3 12, और ये कितना होगा 1, तो 13 विकेट लिए। ठीक, देखिए लिखा है सीरीज़ B में बॉलर ने कितने विकेट लिए, 13 विकेट लिए, है ना। इसी तरह से और पहचान कीजिए। चलिए दूसरा सवाल है, सीरीज़ में उसके द्वारा अधिकतम कितने विकेट लिए गए। तो सीरीज़ में सबसे अधिकतम कहाँ पे दिख रहे हैं, सीरीज़ C में सबसे ज़्यादा कहाँ है, सीरीज़ C में, और ये कितने होने चाहिए, ये हैं 4 पंचे 20 और ये 2, तो ये कितना हो गया 22। तो देखिए 22 विकेट लिए हैं। इसी तरह से बाकी के दोनों प्रश्नों के उत्तर देखें और समझें, ना समझ में आने पर पूछें। एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा है, उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या चित्ररेख के द्वारा दर्शाइए। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, शनिवार को ये एक स्माइल जो है वो 10 विद्यार्थी के बराबर मानी गई है, और फिर उसके बाद में आंकड़े दिए गए हैं। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है ये आप बताने की स्थिति में होंगे। जो सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पाई डायग्राम। ये थ्योरी में भी बहुत पूछा जाता है और बनाने के लिए भी आता है, इसलिए ध्यान से सुन लें। पाई आलेख, जिसे पाई चार्ट भी कहा जाता है, पाई आरेख भी कहा जाता है, आलेख भी और आरेख भी, पाई डायग्राम, ये एक वृत्तीय आरेख है, लेकिन वर्तुल चित्र से अलग है, ध्यान रखिएगा। वृत्त माने भी वही होता है जो सर्किल है, लेकिन उससे अलग है। यह सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक चित्रमय प्रदर्शन है। जनरली इसमें आंकड़े वो लिए जाते हैं जिसमें वर्गीकरण का आधार जो होता है ना, आकार, स्थान, वस्तु के प्रकार, गुण, समय वगैरह होते हैं। सुविधानुसार एक वृत्त खींच लेते हैं और उसे कुछ ऐसे सेक्टर्स में यानी कि त्रिज्य खंडों में बांटते हैं जिसके क्षेत्रफल के माध्यम से आप उस पर्टिकुलर विशेषता को या उस पर्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, त्रिज्य खंड के का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। ठीक है, पाई आलेख को कोणिक चित्र यानी एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एंगल्स बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं। ज़रा सा समझिए कि कैसे होगा। पाई आलेख तथा पाई चार्ट बनाने की विधि यहाँ दी गई है। मैं इसे पढ़ाऊँगा नहीं, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। देखिए उदाहरण नंबर 9 है, फिरोजाबाद ज़िले की 4 तहसीलें हैं, का, खा, गा और घा। उनकी जनसंख्या क्रमशः 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख दी गई है। कहा गया है कि पाई चार्ट से इसे प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जितनी जनसंख्या दी गई है सबका योग कर लीजिए। इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 लाख। कोई समस्या? ये जो 12 लाख आ गया है ये आपकी बारंबारताओं का योग है। अब क्या करेंगे, किसी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, डजन टेनीमीटर, किसी भी त्रिज्या का एक चित्र बनाइए और प्रत्येक तहसील के आंकड़ों के संगत त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बनाए वाले कोण ज्ञात कर लीजिए। कोण कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक टेबल बनाते हैं।
तहसील लिख लिया, काखा गाघा, और उसके बाद में इनकी जनसंख्या जो थी वो लिख ली, 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। आपने इनका टोटल निकाला था, टोटल जनसंख्या कितनी थी? 12। आप जानते हैं कि कोई भी अगर सर्किल बनता है तो उसमें टोटल जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। कुल जनसंख्या कितनी है? 12। तो कुल मिला करके 12 जो है वो टोटल जनसंख्या है, और यहाँ पर जो कुल बनेंगे कितने के बनेंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा कोण बनेगा वो कितना होगा? वो होगा 360 डिग्री। तो अगर आप 3.5 लाख का, आप जानते हैं 12 में रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये तो आपको पता ही, 3.5/12 कर लीजिए। तो ये 360 डिग्री में इसका एंगल कितना बनेगा, इसका कोण कितना बनेगा, ये देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3.5/12 गुणे 360। तो इसका जो तहसील का जो कोण बनेगा वो 105 डिग्री का बनेगा। तहसील खा का इसी तरह से 60 डिग्री का बना, क्योंकि इसमें 2 लाख बटे 12 गुणे 360 किया गया, 75 डिग्री गा और 120 डिग्री घा। इसे जानने के बाद अगला काम है आपको सर्किल खींचना। आपने सर्किल एक खींच लिया, फिर आपने ये देखा कि तहसील का में 105 है, तो आपने कहीं पे भी आप ये लिखा, आपने यहाँ पे खींच ली है, बढ़िया है। आप अपना एक प्रोटेक्टर ले लीजिए, प्रोटेक्टर तो आप लोग समझते ही होंगे, चांदा, और आपने यहाँ उसको रख लिया और यहाँ से चांदे को मिलाइए, तो आप पाएंगे कि 105 जहाँ पर भी दिखेगा आप उस पर एक पॉइंट लगा करके ये लाइन खींच दीजिए। खींचा जा सकता है ना? तो ये 105 डिग्री जो बना, ये तहसील का को प्रदर्शित करता है। इसमें आप चाहें तो इस तरह के 4 खाने बना लीजिए, चाहें तो लाल, हरा, नीला, पीला रंग भर सकते हैं, और यहाँ पे लिख भी दीजिए का, इस तरह की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस लाइंस। ठीक है, ये हो गई तहसील का। उसके बाद में अगला क्या है? 60 डिग्री है खा के लिए। तो अब आपको क्या करना है? सर्कुल को थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए नीचे की तरफ, और आप यहाँ से यहाँ, ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है? ये जो लाइन दिया गया है प्रोटेक्टर में, इसको बेस बनाइए, और यहाँ से यहाँ तक आप 60 डिग्री का ये एंगल फिर से बनाइए, और ये खा हो गया, यहाँ लिख दीजिए 60 डिग्री, और यहाँ पे आपने तिरछी लाइनें खींच रखी, वो आपने खींच दी। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है? मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस मोबाइल को ज़रा सा पलट लीजिएगा। अब आपको ये वाली जो लाइन है जो अभी मैंने लास्ट में खींची है, इसको बेस बनाना है। अपनी कॉपी को घुमा लेंगे और प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे। ये प्रोटेक्टर का जो होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये प्रोटेक्टर का ओरिजिन होगा, और ये आपका लाइन रहेगी नीचे प्रोटेक्टर की। यहाँ पर प्रोटेक्टर रख करके आप यहाँ 75 डिग्री का कोण बनाइए, और उसके बाद में ये जो एरिया बचेगा वो अपने आप 120 होगा। माप के भी देख लीजिए, 120 ये होना चाहिए, और ये क्या है? ये घा है। बस इतना बना दीजिए, ये आपका पाई डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है, एक उदाहरण नंबर 10 है, इसको भी देखिए। कहा गया है कि इसमें वृत्त चित्र भी बनाइए, अंतर विभक्त वृत्त चित्र बनाइए साथ ही साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सूत्र वही होता है 360 बटे संगत बारंबारता, यानी और बटे बारंबारताओं का योग। देखिए मद दी गई हैं, विभिन्न सामग्री, मजदूरी, व्यय और लाभ। तो धन 1980 का दिया गया और 1990 का दिया गया है। तो ये 2 वर्ग हैं, बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को आपको करना होगा। देखिए कैसे करेंगे इसे। करने का एक तो वो तरीका था जो मैंने आपको बताया, और दूसरा तरीका इसमें संचयी कोड करके भी होता है, लेकिन अभी आप संचयी कोड के चक्कर में पड़िए ही मत, जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। तो आपने इसे देखिए कोण निकालने होंगे, तो कैसे निकाले होंगे? ये आपने जब टोटल किया तो ये कितना आया? 1980 में 100 आया। तो अगर आप 40 बटे 100 गुणे 360 करोगे तो ये कितना आएगा? 144। 144 कैसे आया होगा? यह आया होगा 40 बटे 100 गुणे 360। अब आप देख लीजिए, आपने ये 0 हटा दिए तो 4 संग 24, 4 3 12, कितना आएगा? 144 डिग्री ही तो आ रहा है, वो लिख दिया। इसी तरह से 30 बटे 100 गुणे 360 करोगे तो ये आपका 1908 का आ गया, 1980 का। फिर 1990 का निकाल लिया आपने। 1990 में आपको क्या करना होगा? 120 बटे कितना करना होगा? 400 और गुणे 360, तो ये 108 आता चला जाएगा। संचयी कोड मत बनाइए, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप इसे ड्रा कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? 144 डिग्री का करना है। तो कोई भी एक लाइन खींच लीजिए। ये इन्होंने तिरछी लाइन यहाँ पर खींची है, कोई बात नहीं, यहाँ से प्रोटेक्टर रखिए और 144 डिग्री का एक कोण बना लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बेस लाइन ले लीजिए और फिर आप 108 डिग्री का कोण बना दीजिए। ठीक है,
वो इन्होंने यहाँ पर बनाया है। इसमें इन्होंने बेस लाइन जो है वो ये ले ली है। कोई बात नहीं, जैसे मजदूरी को आप यहाँ दर्शाना है तो आप 36 डिग्री का पहले बना सकते हैं, वैसे आप यहाँ पर ये लाइन लेकर के बनाइए कितना 108 का यहाँ पर बनाइए पहले, फिर जो लाइन अगली आए उसको बेस मान करके 72 डिग्री का बना लीजिए, फिर जो बचेगा वो 36 डिग्री का ही बचेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से आप इसमें दूसरा बना देंगे। चूँकि इसमें 2 साल दिए गए थे तो एक ही रेक्टेंगुलर एरिया में ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं और उसमें आप स्केल यहाँ दिख देंगे, सामग्री लाल रंग, मजदूरी हरा रंग, ऐसे करके रंग भरे जा सकते हैं। स्केच पेन जो आते हैं, जो कलर होते हैं ना स्केच वाले, उनसे बना सकते हैं, या क्रेयॉन कलर आते हैं उनसे बना सकते हैं। ये जब आप बोर्ड में करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा क्रेयॉन कलर से, या इस तरह की लाइनें भी खींची जा सकती हैं। लेकिन संकेत यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, 1980 और दूसरा 1990, इसीलिए 2 चित्र यहाँ पर बने हैं। इस तरह के जो चित्र होते हैं इनकी उपयोगिता क्या है? एक तो ये आंकड़ों को थोड़ा सा चित्ताकर्षक बनाते हैं और रोचक बनाते हैं। चित्र आंकड़ों को सरल और सुबोध बना देते हैं, इन्हें देखकर आसानी से हम समझ सकते हैं। समय और शक्ति की बचत होती है समझने में। चित्रों को समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। चित्र अधिक समय तक याद रहते हैं। ठीक है, भावी परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान आपको मिल जाता है। भविष्य में क्या हो सकता है उसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। सूचना एवं मनोरंजन में भी इनका उपयोग होता है। ये आंकड़े सर्वोपयोगी होते हैं, जटिल से जटिल सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। भौतिक शास्त्र वगैरह में भी इनका उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन में ये सहायक होता है। आसानी से आप देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा या कौन कम है, और दूसरों तक सूचना पहुंचाने में भी ये सहायक होते हैं। फिर भी इन चित्रों द्वारा आंकड़ों के निरूपण की कुछ सीमाएं हैं। पहला है कि चित्रों द्वारा संख्यात्मक निरूपण संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, गुणात्मक निरूपण होता है। दूसरी बात इसमें आती है, चित्रों द्वारा 2 या अधिक संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता, जबकि उनके गुण व स्वभाव में अगर समानता हो। चित्रों द्वारा 2 या अधिक संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता जब उनके गुण व स्वभाव में समानता हो। देखिए, तुलना तभी हो सकती है जब उनके गुणों में कुछ ना कुछ असमानताएं हों। तुलना तो तभी होती है ना। चित्रों द्वारा 2 या अधिक तथ्यों का सूक्ष्म अंतर दर्शाया नहीं जा सकता, बहुत बारीक अंतर नहीं दर्शाया जा सकता चित्रों के माध्यम से। चित्रों द्वारा बहुगुणी सूचनाएं भी व्यक्त करने में असुविधा होती है। चित्रों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सांख्यिकी तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में चित्र एक साधन मात्र है। इनकी विशेषताएं यही हैं चित्रांकन की कि ये चित्ताकर्षक होते हैं। इनमें एक उचित पैमाना देने की ज़रूरत होती है। उपयुक्त शीर्षक देना बहुत ज़रूरी है। आकार, जो भी स्थान आपके पास है, पेपर जितना है उसी के अनुसार आपको जो है स्केल लेना होगा, तभी आप उसका उचित आकार बना पाएंगे। पूर्णता और शुद्धता, चित्र वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण और ज्यामितीय दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। चित्रों को बनाने के लिए पटरी प्रकार इनकी सहायता ली जा सकती है। चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसे समझकर निष्कर्ष निकालना। सरलता, चित्र सरल होने चाहिए, एक बार देखने में समझ में आ जाएं। ग्राफ पेपर का उपयोग करें, इससे शुद्धता भी बनी रहती है। आवश्यक विवरण, चित्र पर आवश्यक सूचनाओं का विवरण यथास्थान संकेत के रूप में लिखना चाहिए। चित्रों के प्रकार का चुनाव करें। बहुत प्रकार के चित्र आपने इतनी देर में सुन लिए हैं, आपको अपने आवश्यकता अनुसार सही चित्र का चुनाव करना होगा। और आप चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए, मैं अभी बोल रहा था कि लाइनों की जगह आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस तरह से आपको जो टॉपिक अभी बताए गए हैं, इन टॉपिक से संबंधित आपको नोट्स बनाने हैं। पहला प्रश्न होगा कि जो पिरामिड चित्र है उससे आप क्या समझते हैं। दूसरा होगा जो 2D यानी द्विविमा चित्र होते हैं वो क्या होते हैं और उनके प्रकार बताइए, उनका वर्णन कीजिए। तीसरा होगा 3 डायमेंशनल चित्र जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है पूछा जाएगा वो क्या होगा कि पाई डायग्राम क्या है। तो पाई डायग्राम क्या है इसको बताएंगे। इसके बनाने की विधि जो मैंने स्किप कर दी थी आपको वह भी लिखनी होगी। ये पाई डायग्राम बनाने की विधि है। अब इसे अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप जान जाएंगे, क्योंकि वृत्त का केंद्र 360 कोण का होता है, इसीलिए कुल मिलाकर के 360 मान लिया जाएगा। जो फार्मूला लगेगा वो 360 बटे उस मध्य का आंकड़ा और सभी आंकड़ों का योग। फिर किसी भी उचित त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। वृत्त में गणना के अनुसार कोण बनाते चले जाइए। अगले कोण की जो भुजा मिलेगी ऊपर की उसको आधार बना करके अगला कोण बनाते जाइए और प्रत्येक त्रिज्यखंड को अलग अलग रंगों से या रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये आपको लिखना है। थ्योरी में ये भी लिखना पड़ेगा। पाई डायग्राम पूछा जाए तो विधि भले ना पूछी जाए, लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं है तो आपको ये विधि भी लिखनी पड़ेगी। और ऊपर जो दिया गया है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आज इसे आप तैयार कर लें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स इस पूरी